बहुत बहुत आभार। मैं 10 मिनट अपनी बात रखूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप 10 मिनट मुझे सुनेंगे। तो जो लोग मोबाइल में ताक झाँक कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो लोग सुन लें तो ठीक है, ना भी सुनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत सारी बातें पूर्व के वक्ताओं ने कही, राजनीतिक बात भी यहाँ पर कही गई, धार्मिक बातें भी कही गई और संविधान की बात भी देवकी नंदन जी ने बड़े जोर शोर से यहाँ उठाई। इन सारी बातों से एक बात कहीं ना कहीं छूट जाती है। जो आदमी गांव में देहात में रहता है, जो कभी स्कूल नहीं गया, जिसको हिंदी भी ढंग से लिखनी और पढ़नी नहीं आती, तो क्या उसको अपने संवैधानिक राइट्स पता है? तो मैं समझूंगा नहीं। आप तमाम लोगों की राय यही होगी कि नहीं। जिसको फूले अम्बेडकरी आंदोलन की जानकारी नहीं है, वो गले में नीला गमछा डाल करके जय भीम का नारा तो लगाता है, लेकिन उसको सही मायने में ये पता नहीं है कि फूले ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, बुद्ध ने, ये जो बहुजन समाज के 2500 साल के 3000 साल के जो बुद्ध से लेकर के और मान्यवर साहब कांसीराम तक के जो महापुरुष हैं, इनकी विचारधारा क्या है उसको मालूम ही नहीं है। उसको कोई आवाज़ देता है और गले में नीला गमछा डाल करके घर से निकल पड़ता है कि हम बहुजन मूवमेंट को बचाएंगे। तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है वो बहुजन मूवमेंट को बचाएंगे या बहुजन मूवमेंट को चलाएंगे? तो मैं समझता हूँ नहीं, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मेरा काम आप तमाम लोग देखते हैं कि मैं ज़्यादातर विश्लेषण करता हूँ किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी मुद्दे को लेकर के। 1 घंटे आधा घंटे का वीडियो मैं बनाता हूँ, अपने चैनल पे चलाता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि वर्तमान हालातों में देश में जो शक्तियाँ सरकार में बैठी हैं और जो राज कर रही हैं और जो अपने आप को कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश करती है कि हम संविधान के अनुसार इस देश पर रूल कर रहे हैं, तो मैं खोजने की कोशिश करता हूँ कि उनके राज करने में, रूल करने में कहीं संविधान है भी या सिर्फ वो बातों के माध्यम से ही संविधान को जिंदा रखे हुए। तो मुझे कई बार लगता है कि वर्तमान सरकार, जो चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, वो जब कहीं ना कहीं संविधान का जिक्र करते हैं तो मुझे हंसी आती है और ये लगता है कि झूठे संविधान की बात कर रहे हैं। इनको संविधान से नहीं बल्कि मनुस्मृति से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं गाए बगाए वो मनुस्मृति के माध्यम से इस मुल्क को चलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये बात अलग है कि वो ओथ लेते वक्त, शपथ लेते वक्त संविधान को साक्षी मान करके शपथ लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, लेकिन वो संविधान के अनुसार इस मुल्क को ना तो चला रहे और ना वो खुद चलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें यहाँ पर कही गई हैं, मैं उनका थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ चीज़ों को एज ए साहित्यकार, एज ए पत्रकार, एज ए कवि, तो मैं कोशिश करता हूँ कि क्या वास्तव में है वैसा है या सिर्फ कहने की और बताने की कोशिश की जा रही है। बहुजन समाज के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हमको फ्री के एक्टिविस्ट चाहिए, हमको फ्री के एक्टिविस्ट चाहिए। मैंने जब ब्लैक्स की क्रांति को पढ़ा तो मैंने देखा कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक्स की लड़ाई रोड पर लड़ते हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, वो मर्सिडीज में चलते हैं, वो बढ़िया घरों में रहते हैं। भारत के अंदर जो बहुजन समाज की लड़ाई को रोड पर लड़ता है, उसके ऊपर मुकदमे होते हैं, वो जेल जाता है और उसकी अगली पीढ़ी जो है वो ये कहती है कि बहुत बड़ा नेता बनता था, उसकी अगली पीढ़ी जो उसको गालियाँ बकती है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो कोटेशन थी, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि अपनी आमदनी में से, यानी बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के आरक्षण के बल पर जिन लोगों को सरकारी नौकरियां मिली, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा कि आपको जो सैलरी, आपको जो तनख्वाह मिल रही है, इसका 5% हिस्सा आप उस समाज के लिए खर्च करेंगे जो गांव देहात में रह गया है, यानी जिसको यहाँ तक लाना है, या फिर वो जो आपके हक की लड़ाई रोड पर लड़ रहा है। तो जितने लोग यहाँ बैठे नौकरियों से जो यहाँ तक आए हैं, तो वो मुझे बता दें कि उन्होंने ईमानदारी से 5% खर्च किया। 1998 का सर्वे है कि जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दिए हुए आरक्षण की वजह से नौकरियों में आए,
5% तो छोड़िए साहब, उन्होंने 0.1% भी पे बैक टू सोसाइटी नहीं किया। हम लोग मंच पर खड़े होकर के ये कहे कि आंदोलन नहीं चला। जिन लोगों से आपकी लड़ाई है, जिस आरएसएस और मनुवाद को आप मंचों पर खड़े होकर के घंटों कोसते हो, आप सोचिए कि आप जब रिटायर हो तो कोल्डी का पार्क देखा होगा, अम्बेडकर पार्क आपने, और बहुत सारे पार्क ऐसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क के नाम से बने हुए कि जो लोग हमारे रिटायर हो गए वो शाम को बैठ करके ताश खेलते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे। उनको समाज की परवाह नहीं है। और आरएसएस की टीम में जो आदमी काम करता है वो रात को 1 घंटा परचून की दुकान बंद करने के बाद भी अपने आरएसएस के संगठन में जाता है, उसको चलाने की काम करता है और उनको पैसा देने का काम करता है। कौन कर रहा है तुम्हारा पतन भाई? आज 50,000 रुपये सैलरी, 50,000 रुपये पेंशन मिल रही है। आपके पास एक बढ़िया मकान है, 4 फ्लोर का मकान बना रखा, 2 फ्लोर किराए पर दे रखे, 10,000 रुपये किराया आता है। कभी आपने पलटकर के देखा कि जिस गांव देहात से, जिस खेत खलिहानों से उठकर के आप दिल्ली जैसे महानगरों में आकर के बसे थे, उस गांव में जाकर के छोटी सी लाइब्रेरी बना दो ताकि कुछ बच्चे पढ़ लिख करके यहाँ तक आ जाए? नहीं देखा आप लोगों ने। कौन जिम्मेदार है? आप खुद जिम्मेदार हो। दिल्ली में आ गए साहब, अफसर हो गए, मुंबई में बस गए और बड़े महानगरों में जाकर के बस गए, 1 लाख सैलरी होगी, 2 लाख सैलरी हो गई। हमने क्या करा? 2 कुत्ते पाले। मैं समाज की कड़वी सच्चाई बता रहा हूं। 2 कुत्ते पाले, एक कुत्ते का खर्चा 5,000 रुपये, 2 कुत्तों का खर्चा 10,000 रुपये, एक नौकर रखा 10,000 रुपये का 2 कुत्तों को घुमाने का, क्योंकि मैम साहब तो जा नहीं सकती ना, बेटे और बेटियां जा सकते हैं। एक नौकर रखा, 20,000 रुपये हमने कुत्तों पे खर्च किया। 1 साल का अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं तो 2.5 लाख रुपए हमने कुत्तों पे खर्च किया। वो 2.5 लाख रुपए ईमानदारी से गांव देहात में जाकर के बच्चों को किताब कॉपी खरीद करके दे दी होती, जिन बच्चों की फीस जमा नहीं होती उनको दे दी होती, तो शायद कुछ बच्चे पढ़ लिख करके आपकी तरह अफसर बन गए होते और कहते कि जो दिल्ली वाले चाचा थे, मुंबई वाले चाचा थे, बंगलोर वाले चाचा थे, गाँव में आते थे, हमें किताब दे करके गए थे, उनकी किताबों की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। नहीं किया। हम झूठे और नालायक अम्बेडकरवादी हैं। मेरी बात बड़ी कड़वी है, बुरी लगती है लोगों को। हम झूठे अम्बेडकरवादी हैं। हम ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का कत्ल करने वाले लोग हैं। बताइए ईमानदारी से, आप मुझे जो बात मैंने कही क्या गलत है? मैं राहुल नागपाल बुलंदशहर के छोटे से गांव में पैदा हुआ। मेरे फादर पेशे से डॉक्टर थे, मेरे दादाजी इंग्लिश के टीचर थे, मेरे बाप की शादी 70 में बौद्ध धर्म से हुई, मेरे दादा बौद्ध भिक्षु रहे, मेरे सर्टिफिकेट में बुद्धिस्ट लिखा हुआ, मैंने कभी वजीफा नहीं लिया। मैं चाहता तो मैं भी नौकरी कर सकता था। मैं 20 साल से मूवमेंट का काम करता हूं, ना कभी वजीफा लिया ना सरकारी नौकरी में, फिर भी 24 घंटे मूवमेंट का काम करता हूं। पूछे जरा उन लोगों से, पूछे उन लोगों से, जवाब दीजिए कि उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आरक्षण की वजह से नौकरी ली। और मुझसे तो लोग कहते हैं, आप लोगों से भी कहते होंगे, क्या जी मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती? मैं जवाब देता हूं और इस बात को ध्यान से सुनना। जो लोग कहते हैं कि अगर मैं पढ़ता नहीं तो क्या मुझे नौकरी मिल जाती, जिस समय तुम्हें नौकरी मिली थी ना, तुम 10वीं क्लास 3rd डिवीजन से थे और हो सकता है उसमें भी 3 बार में करी हो, 2 बार फेल हो, 3री बार में पास की हो। तुम्हारे सामने ब्राह्मण फर्स्ट क्लास था, इंटर, उसको नहीं मिली नौकरी, तुम्हें मिली, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंतजाम करके गए थे कि नौकरी तुम्हें मिलेगी। वो नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद महानगरों की तरफ आए, घर मकान दुकान बनाए। आज कहते हो हम पढ़ता नहीं तो नौकरी मिल जाती। आज तुम्हारे बच्चे एमटेक बीटेक करने के बाद में 5,000 की नौकरी ढूंढ रहे हैं। अगर नौकरी मिलती तो उन्हें मिल जाती, जो तुमसे ज्यादा पढ़े लिखे तुम्हारे बच्चे हैं। नहीं मिल रही ना। क्यों नहीं मिल पा रही? इसलिए नहीं मिल पा रही साहब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दे करके गए थे वो तुमने रखाया नहीं, वो तुमने बचाया नहीं। लग गए टीवी और बीवी में, लग गए समाज को भूल गए। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं तो मुखर होकर बोलता हूं, देश का कोई भी कोना हो, देश के बाहर हो, तुम्हारा बिगड़ेगा। मैं तो आज भी किराए के मकान में रहता हूं, मैं तो मकान चेंज कर दूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा बिगड़ेगा। क्योंकि कोठियां तुमने बनाई है, और जो कोठियां तुमने बना ली है ना, ये जब बनाई थी जब 1.5 लाख तनख्वाह मिलती थी। आज 4 बच्चे हैं, 10,000 की नौकरी करता है बच्चा। उन कोठियों पर पेंट नहीं होगा, उन कोठियों पर रिपेयरिंग नहीं होगी, वो कोठियां बिकेंगी और तुम फिर वहीं जाओगे जिन गांव देहात से आए थे, और वो गांव वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे। वो गांव वाले तुम्हें घुसने नहीं देंगे। क्यों घुसने देंगे भाई? वो तुमने दिया क्या उनको? उनके हिस्से का आरक्षण खाया। जब 100 लोगों में से 22 लोगों को नौकरी में जाना था, 22.5 लोगों को, तो वो जो 78% लोग गांव में रह गए थे, उनकी हिस्सेदारी भी तुम लेकर के आए थे। तो तुमने पलटकर तो देखा नहीं कभी, ना उनके बच्चों को देखा। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनका चाचा, जिनका ताऊ, जिनका बाप गांव से आ गया तो कह दिया कि हमारे खेतों में काम करता है, नौकर है। मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूं। और अब उम्मीद कर रहे हो कि तुम लौट करके गांव में जाओगे तो तुम्हारा स्वागत करेंगे। डंडा लेकर के बैठे, स्वागत कोई नहीं करेगा, स्वागत दूसरे तरीके का ही होगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको।
और एक बात और बता रहा हूँ, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, देश भर के फोन मेरे पास में आते हैं मेरे ऑफिस, लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब इतने लोगों का डिमोशन हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी की सरकार में, कितने लोगों का हुआ? क्योंकि लगभग 3 लाख लोगों का डिमोशन हो गया। 3 लाख लोग डिमोशन हो गया। इंस्पेक्टर को सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को हेड कांस्टेबल और एएसआई बना दिया गया, चीफ इंजीनियर को इंजीनियर बना दिया गया। 3 लाख लोग, एक उसकी पत्नी 6 लाख हो गए, 2 उसके बच्चे 12 लाख हो गए। ईमानदारी से 1 लाख लोगों ने अगर मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर दिया होता तो तुम्हारा डिमोशन नहीं होता, लेकिन तुम लोग घरों में बैठ गए। तुम लोग चाहते थे कि नौकरी करो तुम, तनख्वाह मिले तुम्हें, कोठियों में रहो तुम, बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े तुम्हारे, और तुम्हारे हक की लड़ाई कौन लड़े? वो तो गांव में रहता है जिसको पलट करके नहीं देखा, वो क्यों लड़ेगा भाई वो तुम्हारी लड़ाई? जो तुम नौकरी पाने वाले लोग, 1 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाले लोग अगर अपनी लड़ाई खुद भी नहीं लड़ सकते, उम्मीद करते हो जो गांव में तुम्हारा भाई रहता है वो तुम्हारी लड़ाई लड़े, तो ये सबसे बड़ी बेईमानी, वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जो गांव में रहता है ना, वो मजदूरी करके, भैंस पाल के, खेतों में काम करके गुजारा कर लेगा। भविष्य तुम्हारा अंधकार में, तुम ध्यान रखना इस बात को। और बहुत सारी बातें यहाँ पर कही गई, ये तो मैंने इसलिए बात कही कि यहाँ पर है घर के लोग हैं, परिवार के लोग हो आप, ये बात आगे तक जानी चाहिए कि आप जा किधर रहे हो। यहाँ पर बात कही गई कि दलित शब्द पर अभी कुछ लोगों ने कहा कि साहब दलित शब्द से लोगों को आपत्ति हो जाती है ना, बहुत सारे लोगों के साथ दलित शब्द जो है वो संवैधानिक नहीं है। मैंने भी सोचा कि शायद हो सकता है संवैधानिक ना हो, तो फिर जो चीज सोसाइटी में है, जिस शब्द को मान्यवर साहब काशीराम जैसे व्यक्ति ने, जिसको भारतीय आजाद भारत की राजनीति का वैज्ञानिक कहा जाता है, मान्यवर साहब काशीराम को, उन्होंने जिस शब्द को खूब पूरी ताकत के साथ देश के कोने कोने में ले गए हो, तो मान्यवर साहब काशीराम गलत तो नहीं हो सकते। और आज 10वीं फेल लड़का खड़े होकर के मंच पर बोलता है और कहता है कि साहब दलित शब्द नहीं बोलना चाहिए, गलत है, गैर संवैधानिक है। तो मैंने शोध किया, मैंने जांचने की, परखने की कोशिश की, वो बात मैं आपके साथ साझा कर लेता हूँ। 1840 के आसपास जब महाराष्ट्र के अंदर सामंतवादियों के खिलाफ, जातिवादियों के खिलाफ, अपने आप को जाति और धर्म के नाम पर उच्च समझे वाला एक हिंदू से लड़ने, एक ही अखबार निकलता था उस समय, द हिंदू से लड़ने के लिए 4-4 अखबार निकाले, क्योंकि उनको पता था अगर तुझे अपनी बात गांव में, खेतों में, खलियानों में, हाशिए पर पड़े हुए समाज तक पहुंचाई तो अखबार निकालने पड़ेंगे, ये काम करना पड़ेगा। 1970, 72, 75, 80 में मान्यवर साहब काशीराम ने कहा, जब DD1 और DD2 आते थे, कि ये मनुवादी मीडिया तुम्हारा नहीं, अपने मीडिया का इंतजाम करना, तो उन्होंने भी बहुजन संकल्प जैसे बहुत सारे अखबार निकाले। हम 100 साल के बाद में, चुनाव हारने के बाद में ये कहें कि मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया, तो या तो काशीराम और डॉक्टर अम्बेडकर गलत थे, या तुम ज्यादा कलबंद हो गए। 2 बात में से एक बात तो है, 2 बातों में से एक बात तो है। और मैं पत्रकारों से बोल रहा हूं, जो मीडिया तुम्हारे लिए नहीं बना, जिसको कहा जाता है तो मनुवादी मीडिया, उसको फाइनेंस वो कर रहे हैं, पैसा वो दे, तो काम उन्हीं के लिए करेंगे ना, तुम्हारे लिए थोड़ी करेंगे भाई। जो सोशल मीडिया, तुम 4-4 बार मुख्यमंत्री रहे, अपना एक पोर्टल तक तैयार नहीं कर पाए, तो मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। या तो कुछ कर लीजिए, अपना बना लीजिए, और बना करके अपने लिए लड़ लीजिए, तो शायद कुछ चीजें हासिल हो जाए। दूसरों को गाली देने से बेहतर है अपने आप में सुधार कर लेना। अगर आपको बस यही तमाम बातें मुझे आपके साथ करनी थी, और मैं किसी ये भी नहीं कहूँगा मेरी बात किसी को बुरी लगी तो मुझे माफ करना, बिल्कुल मत करना, विचार करना।